तो बच्चे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं यार। आर्किटेक्चर में सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जो चीजें डिस्कस की थी मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। हमने डिस्कस की थी तीन बसेस, एड्रेस एड्रेस बस के बारे में हमने बात की थी, हमने डेटा बस के बारे में बात की थी, ठीक है, और हमने कंट्रोल बस के बारे में बात की थी, कंट्रोल बस, ठीक है। एड्रेस बस के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चे, एड्रेस बस इज कैरिंग द एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस बस जो होती है 8085 के अंदर वो होती है 16 बिट्स की। अब बात करते हैं 16 बिट्स का क्या मतलब है। एड्रेस बस ऑफ 16 बिट्स मींस इट इज कंटेनिंग टोटल 16 लाइंस। 16 लाइंस होंगी इसमें बच्चे, ठीक है। तो इन सब लाइंस को हम कंबाइंडली एक क्या बोल देते हैं, एक बस बोल देते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक बस बन जाती है, ठीक है। हर लाइन जो है, ईच लाइन रिप्रेजेंट्स वन बिट। एक बिट की होगी एक लाइन, ठीक है। एक बिट के अंदर दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो जीरो हो सकता है या फिर वो हो सकता है वन। एक बिट हम या तो जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे या वन से, यानी कि एक बिट के अंदर टू वैल्यूज आ सकती हैं। तो 16 बिट्स जब कंबाइंड हो जाएंगी, ठीक है, 16 बिट्स के अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं बच्चे, कितने कॉम्बिनेशन, कितने डिफरेंट एड्रेसेस हो सकते हैं, वो होगी टू रेस टू दावर 16। टू रेस टू दावर 16 बच्चे में क्यों बोल रहा हूँ, लेट अस सपोज आपके पास 16 स्पेसिस हैं आपके पास, उनको आप हर स्पेस को दो तरीके से भर सकते हैं। आपने पीएनसी किया होगा अपनी इनिशियल क्लासेस में, इसको भी दो, इस बॉक्स को भी दो, इस बॉक्स को भी दो, या इस लाइन को भी दो। हर लाइन को आप दो तरीके से भर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये कितना बन जाता है, टू रेस टू दावर 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। अगर 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो एड्रेस बस पे जो डिफरेंट एड्रेसेस आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, टू रेज टू दावर 16 डिफरेंट एड्रेसेस आ सकते हैं। या फिर हम किसे किसे कहेंगे कि 65536 डिफरेंट एड्रेसेस आ सकते हैं। या फिर इसे हम इन द लैंग्वेज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 64K भी बोल देते हैं, 64K डिफरेंट एड्रेसेस, ठीक है। तो अब हमने अभी तक एक बात सीखी कि जो हमने तीन बसेस की थी, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस, इसमें से जो एड्रेस बस है, एड्रेस बस विल बी ऑफ 16 बिट्स। एड्रेस बस 16 बिट्स की होगी, क्यों? क्योंकि जो हमारा एड्रेस होगा वो हमारा मैक्सिमम 16 बिट्स का हो सकता है इन द लैंग्वेज ऑफ, इन द वर्ल्ड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 16 बिट्स का हमारा एड्रेस हो सकता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है बच्चे, ये जो मैंने आपको पहले ये जो आपको आर्किटेक्चर आज समझाना है मैंने, ठीक है। एक सेकंड, ये आर्किटेक्चर जो मुझे समझाना है आपको आज, इसके लिए कुछ बेसिक्स जानने जरूरी हैं, ठीक है। उन बेसिक्स को समझने के लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि एड्रेस बस कितने बिट्स की होती है। अब बात करते हैं सेकेंडली, जो डेटा बस है वो डेटा बस कितने बिट्स की होती है। डेटा बस जो होगी बच्चे वो होगी बेसिकली 8 बिट्स की। 8 बिट्स की इसलिए होगी क्योंकि हम जो ट्रांसफर करेंगे डाटा, हम जिस डाटा को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर, इट विल ओनली बी ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट का डाटा ही होगा हमारा जो भी ट्रांसफर होगा। इसलिए जो हमारी डाटा बस है वो 8 बिट्स की बनती है। डाटा बस विल बी ऑफ 8 बिट्स, ठीक है। एड्रेस बस जो होगी वो 16 बिट्स की होगी। होता क्या है बच्चे, देखो मैं आपको ऐसे इसके अंदर एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज ये आपका मेमोरी है, मेमोरी, ये आपके पास मेमोरी है, इसके अंदर लेट अस सपोज यहाँ पर डाटा पड़ा है और यहाँ पर एड्रेस पड़ा है। एड्रेस होगा इस तरह से 0000 H से लेके FFFFH। ये H इज फॉर हेक्साडेसिमल बच्चे, ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। 0000 और FFFF का मतलब क्या है, 11111111111111 हो गए बच्चे 16 बिट्स ये। तो एड्रेस जो होता है हमारा वो 16 बिट्स का होता है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा पड़ा होगा दैट विल ओनली बी ऑफ 8 बिट्स। जो डेटा होगा ये वाला, ये 8 बिट का डेटा होगा, ठीक है। 8 बिट्स का ये डेटा होगा हमारे पास। तो एड्रेस बस के बारे में हमने बात की, हमने डेटा बस के बारे में बात की। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जिस डेटा को प्रोसेस करना है, माइक्रो प्रोसेसर ने माइक्रो प्रोसेसर ने जिस डेटा को प्रोसेस करना है उस पे कुछ भी फंक्शन लगाना है, जैसे ऐड का या सब्सट्रैक्ट का, ठीक है, वो कौन लगाएगा, ये सारे काम कौन करता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। एक होगा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट।
ये लॉजिकल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो होता है ये भी 8 बिट का ही होता है। ठीक है, इट मींस जो भी प्रोसेसिंग होगी, लेट अस सपोज यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, सो यू विल ओनली बी एडिंग टू 8 बिट नंबर्स, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग होगी, जस्ट अ मिनट बच्चे, जस्ट अ मिनट, एक्सचेंज हो गया। जो भी प्रोसेसिंग होगी बच्चे, जो भी प्रोसेसिंग होगी वो भी आपकी जो 8 बिट्स में ही होगी। तो अगर प्रोसेसिंग 8 बिट्स में हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि एएलयू हमारा जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है वो भी हमारा 8 बिट का है। 8 बिट्स का अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है, इसलिए हम यूजुअली 8085 माइक्रो प्रोसेसर को 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो एएलयू होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है, वो 8 बिट्स का होता है। ठीक है, 8 बिट्स का अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होने की वजह से हम इसको 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, सो ये कुछ आपके बेसिक्स थे। इसके अलावा एक बात और बताता हूँ बच्चे मैं आपको, आपके पास दो तरह के रजिस्टर्स होंगे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। एक होगा जनरल पर्पस रजिस्टर, लिख देता हूँ बच्चे में, जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, और एक होगा आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। इन द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यू आर हैविंग टोटल 7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स। आपके पास 7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और कुछ आपके पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं आपके पास, वो हैं आपके पास 8 बिट के, 8 बिट्स के रजिस्टर होंगे। अब 8 बिट का रजिस्टर है, इट मींस इट इज, रजिस्टर क्या काम कर रहे हैं, इट इज यूज टू स्टोर समथिंग, स्टोर द डेटा, डेटा या प्रोग्राम फाइल को स्टोर करने के काम आ रहा है रजिस्टर, है ना। 8 बिट का रजिस्टर है, कुछ डेटा को स्टोर कर रहा है। स्टोर कैसे कर रहा है, ये रजिस्टर का हार्डवेयर कैसे होगा बच्चे। ठीक है, 8 बिट्स का होने का मतलब है सिंपली, जस्ट तो कहाँ पे थे हम, 8 बिट के आपके पास 7 जनरल पर्पज, ये सारी चीजें मैं आपको अभी दिखाऊंगा उसके अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो 7 आपके पास जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर जो होते हैं वो आपके पास 8 बिट्स के होते हैं। ठीक है, 8 बिट का रजिस्टर होने का मतलब क्या है, 8 बिट मतलब रजिस्टर इज स्टोरिंग समथिंग, सो इट विल स्टोर 8 बिट्स ऑफ डाटा इन 8 फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, 8 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे आपके पास, 8 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। 8 फ्लिप फ्लॉप के अंदर 8 बिट डाटा, फ्लिप फ्लॉप क्या काम करते हैं बच्चे, डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप स्टोर करने का काम करता है, तो 8 बिट्स मतलब 8 फ्लिप फ्लॉप होंगे 8 हर जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर आपके पास, ये बच्चा कौन आ रहा है भाई इस टाइम, हमेशा लेट होता है, इसको डिनाई। हाँ, तो 8 जनरल पर्पस रजिस्टर आपके पास कौन कौन से होंगे, ए बी सी डी ई एच एंड एल, ए बी सी डी ई एच एंड एल। तो ये आपके पास 7 जो हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स होंगे। तो ये कुछ आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना एक बार फिर से आर्किटेक्चर जो हमने बनाया है। ये बच्चे दिख रहा है सबको क्या, क्लियरली दिख रहा है, छोटा तो नहीं दिख रहा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ समझ में ना आ रहा हो। क्लास क्लियरली दिख रहा है या इसको बड़ा करें और भी। ठीक है, तो जो जो चीजें मैंने आपको बताई, देखो बच्चे, वो एक सेकेंड, जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो कहाँ कहाँ पे आपने एक बार अपन देख सकते हैं। जैसे ये आपके पास बस है, ये बस है, ये बस है, ये बस है। ठीक है, ये आपके पास ए हो गया, ए बी सी डी ई
HL, दीज आर सम ऑफ द रजिस्टर्स जो मैंने आपको अभी अभी बताए थे। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, ये पूरा आर्किटेक्चर जो है हम बहुत अच्छे से इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में आपको इसका मैंने अलग से स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसको मैं समझा दूंगा आपको यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले क्या होता है, लेट अस सपोज मुझे, अब मैं आपको वही एक बार जो मैंने आपको पहले बताया था वही काम हम दोबारा करेंगे एक बार से। लेट अस सपोज दिस इज माय माइक्रो प्रोसेसर एंड दिस इज माय मेमोरी। ये मेरे पास मेरी मेमोरी है, ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, ये मेमोरी है मेरे पास। लेट अस सपोज 1000 H से लेके 2000 H तक हमारे पास कुछ मेमोरी लोकेशंस हैं। ये 1050 H है, ये अपना 1070 H है, ये कुछ मेमोरी लोकेशंस है। 2050 H है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कुछ ये लेट अस सपोज XYZ N B, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास बच्चे। ठीक है, लेट अस सपोज माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है बच्चे, माइक्रो प्रोसेसर इज बेसिकली यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वही मैंने लिया यहाँ पर, ये मेरे पास एक प्रोग्राम पड़ा है, ये मेरे पास इसके अंदर मेमोरी के अंदर एक प्रोग्राम पड़ा है इस एड्रेस पे। ठीक है, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं XYZ N B, दीज आर सम ऑफ माय सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इन इंस्ट्रक्शंस को मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। सो दिस इज माय माइक्रो प्रोसेसर एंड वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले बच्चे और ये हो गया, हाँ। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन, अगर मुझे इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो आई 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 हैव टू नो द एड्रेस दिस 1000 H। लेट अस सपोज आई नो दिस एड्रेस, मुझे ये एड्रेस पता है 1000 H को, 1000 H। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर विल पुट द एड्रेस 1000 H on the address bus। एड्रेस बस पे माइक्रो प्रोसेसर विल पुट द एड्रेस 1000 H, बट हाउ द माइक्रो प्रोसेसर नोज ये 1000 H आया कहां से, ये इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, ये इंफॉर्मेशन आएगी बच्चे प्रोग्राम काउंटर से। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर contains the address of next instruction to be performed। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म, मतलब लेट अस सपोज इट हैज गिवन द एड्रेस 1000 H ऑन द एड्रेस। इसने क्या किया, 1000 H जो एड्रेस है उसको एड्रेस बस पे डाल दिया। ठीक है, तो एड्रेस बस पे जैसे ही डाला उसके बाद ये हमारी कंट्रोल बस है, तो कंट्रोल बस क्या कहेगी, इट हैज टू रीड द डाटा। कंट्रोल बस जो क्या करेगी, रीड कमांड देगी। ठीक है, तो रीड कमांड देते ही जो एक्स है वो हमारी डेटा बस पे आ जाएगा, ये हमारे पास डेटा बस है। ठीक है, तो क्या होगा, उसी टाइम जो एक्स है वो हमारा डेटा बस पे आ जाएगा। डेटा बस का फ्लो दोनों साइड से होता है। ठीक है, तो जब मैं क्यों बोल रहा हूं कि प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हमारा जैसे ही ये एक्स जो है इसके पास माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा, एट द सेम टाइम प्रोग्राम काउंटर अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये इंक्रीमेंट कैसे होगा ये भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा अभी। तो हो क्या रहा है, मैं पूरा प्रोसेस जो आपको बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि ये जो 1000 H जो एड्रेस है ये कहां से आएगा, हु नोस दैट इस एड्रेस से हमें इंस्ट्रक्शन पहुंचानी है। ये तो हमें पता है कि एड्रेस बस पे हमें एड्रेस को डालना है, कौन डालेगा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर डालेगा। बट माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी तो कोई होगा जो उस एड्रेस को दे रहा होगा। वो एड्रेस कहां से मिलता है हमें, वो एड्रेस मिलता है हमें प्रोग्राम काउंटर से। ठीक है, सो प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म। मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि व्हाई आई एम गिविंग आई एम एम्फसाइजिंग दिस नेक्स्ट वर्ड। इस नेक्स्ट को मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं इतना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म। अभी के लिए आप इतना मान के चलो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाई
व्हाई आई एम सेइंग दैट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। सो प्रोग्राम काउंटर विल गिव द एड्रेस ऑन द एड्रेस बस। एड्रेस बस पे हमारा एड्रेस जाएगा, उसे पता लगेगा कि 1000 से हमें कुछ फेच करना है, 1000 जो मेमोरी लोकेशन है उससे हमें एक्स को फेच करना है, ठीक है। फेच करना है, ये कैसे पता लगेगा, ये हमें पता लगेगा कंट्रोल बस पे। जब हम कंट्रोल सिग्नल देंगे तो हमें पता लगेगा। कंट्रोल बस पे हमने रीड सिग्नल दिया, सो माइक्रो प्रोसेसर ने मेमोरी को एड्रेस दिया कि x हैज टू बी फेच्ड। तो x जो है, जैसे ही x फेच होगा वो क्या होगा, डेटा बस पे आ जाएगा। अब जैसे ही x डेटा बस पे आएगा, वेयर इट विल गो, इट विल गो इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। दिस इज माय इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये मैं आपको आर्किटेक्चर में सारी चीजें समझाऊंगा बच्चे। जस्ट आपको मैं एक बेसिक सा मतलब कि लेआउट बता रहा हूँ आर्किटेक्चर को। हम देखो देखो बच्चे, जस्ट अ मिनट बच्चे। हाँ, आवाज आ रही है बच्चे? ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक जैसे ये हमने जो एक सेकंड, ये हमने जो यहाँ पे ये हमारा आर्किटेक्चर जो है बच्चे, इस आर्किटेक्चर को या तो हम देखो राइट टू लेफ्ट पढ़ लें, या लेफ्ट टू राइट पढ़ लें, या ऊपर से नीचे चले जाएं, या नीचे से ऊपर चले जाएं। चारों तरीकों से ही बच्चे आपको ये ढंग से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में तभी आएगा जिस तरह से हमारा माइक्रो प्रोसेसर फंक्शन करता है ना, उसी तरह से समझ में आएगा। ये आप अगर उसे उसी इसे आप उसी सीक्वेंस में समझेंगे ना, तो माइक्रो प्रोसेसर फंक्शन कैसे करता है, तो उसी सीक्वेंस में अगर आप इसे समझेंगे तो ये समझ में आएगा। तो बेटर वे यही है कि हम उसी माइक्रो प्रोसेसर को उसी सीक्वेंस में ही समझें, ठीक है। तो वो सीक्वेंस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर का बेसिकली काम क्या है। इट हैज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। सो एग्जीक्यूट करने के टाइम पे वो क्या है, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर जो है, दैट इज प्रोवाइडिंग द एड्रेस टू द एड्रेस बस। एड्रेस बस को ये वो दे रहा है, एड्रेस दे रहा है, इट इज पुटिंग द एड्रेस ऑन द एड्रेस बस। कौन, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। एड्रेस जैसे ही हमारे पास आया सेकंड टाइम पे, लेट अस सपोज वी वांट टू फेच द इंस्ट्रक्शन, वी वांट टू फेच दिस एक्स, सो इट मींस वी वांट टू रीड द इंस्ट्रक्शन। सो कंट्रोल बस पे हमारा सिग्नल जाएगा आर डी बार, यानी कि रीड सिग्नल जाएगा। सो जैसे ही रीड सिग्नल जाएगा, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है दैट विल कम ऑन द डेटा बस, वो हमारे पास डेटा बस पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही वो डेटा बस पे आएगी, वेयर इट विल गो इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये जाएगी। तो यहां तक ये प्रोग्राम काउंटर से लेके यहां तक जब हम पहुंचे तो हमारी क्या पूरी हो गई, हमारी फेचिंग पूरी हो गई, ठीक है। हमारी फेचिंग जो है वो पूरी हो गई, ठीक है। अब जैसे ही फेचिंग पूरी हुई, उसके बाद क्या शुरू होगी, डी कोडिंग। और डी कोडिंग के बाद क्या शुरू होगी, एग्जीक्यूशन। फेच के बाद क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया भी था, फेच के बाद हम करेंगे डी कोड। तो डी कोड करना है, लेट अस सपोज ये जो एक्स टी इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब था ऐड। अब हर हर इंस्ट्रक्शन, एवरी इंस्ट्रक्शन हैज अ यूनिक ऑप कोड, ठीक है। मैंने आपको बताया था। अब लेट अस सपोज ऐड से रिलेटेड या सब्सट्रैक्ट से रिलेटेड एक यूनिक ऑप कोड होगा, 0 1 1 0 0 1 0 कुछ भी, ठीक है। इसी तरह से 0 1 0 1 0 1 1 0 कुछ भी ऐसा ऑप कोड होगा, ठीक है। सो ऐड एंड सब्सट्रैक्ट आर two different opcodes related to these are two opcodes related to different instructions. So I mean to say that every instruction has a unique opcode. So microprocessor has first to understand, it will first understand that ये opcode किस instruction से related है, to which instruction is it is related, इस opcode का actual में मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे ही हमने instruction register में instruction को डाला, उसके बाद होती है शुरू इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग। वो किस में होगी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, ठीक है। उसके बाद पिक्चर में आता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर क्या होगा, इंस्ट्रक्शन विल बी डिकोडेड। अब इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के बाद इट विल बी एग्जीक्यूटेड, उसके बाद जाके ये क्या होगी, एग्जीक्यूट होती है। तो ये सेम प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस विच वी आर फॉलोइंग while we will understand the architecture of microprocessor basically, ठीक है। तो अब मुझे इसे शुरू करना है, अब मैं इसे शुरू करने जा रहा हूँ। तो हाउ आई एम गोइंग टू start the start to understand the architecture of microprocessor, I will be starting with this program counter। ये मेरा प्रोग्राम काउंटर है, सेकंड, ये मेरा प्रोग्राम काउंटर है, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा इसे। लेट अस सपोज प्रोग्राम काउंटर हैज सम एड्रेस।
अब सिंस एड्रेस इज ऑफ 16 बिट्स, सो प्रोग्राम काउंटर, ये लिखते जाना बच्चे साथ साथ, प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो ऑफ 16 बिट्स। प्रोग्राम काउंटर जो है वो भी 16 बिट्स का होगा। क्यों? क्योंकि इट इज कैरिंग सम एड्रेस एंड एड्रेस विल ऑलवेज बी ऑफ 16 बिट्स। तो यहां से प्रोग्राम काउंटर से हमारे पास एक एड्रेस था, वो चला और यहां जाकर पहुंच गया। ठीक है, ये हमारी एड्रेस बस है पूरी। एड्रेस बस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, A0 to A7 and A8 to A15। डू नॉट गो इन दिस डी में मत जाना अभी, एडी में मत जाना अभी, जस्ट पे अटेंशन ऑन A7 to A0 to A7 and A8 to A15। I have bifurcated the address bus into two parts। बेसिकली हो क्या रहा है, लेट अस सपोज माय एड्रेस इज 1234H। H इज फॉर हेक्साडेसिमल, सो 3 4 जो आएगा वो इसमें आएगा और 1 2 जो आएगा वो इसमें आएगा। इतना सा काम है। दिस इज द लोअर, दिस बस इज कैरिंग द लोअर एड्रेस एंड दिस बस इज कैरिंग द हायर बिट्स ऑफ एड्रेस। तो इतना सा काम है, हमने एड्रेस बस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लोअर part and the higher part। A0 to A7 that will be carrying the lower address, and A8 to A15 will be carrying the higher address, as I have explained in this example, that 1 2 will be in this buffer and 3 4 will be in this buffer। तो हमने क्या किया, एड्रेस बस पे हमारा जो है एड्रेस, जस्ट मिनट, सॉरी 16 तो आएगा। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम काउंटर हैज गिवन द एड्रेस टू द एड्रेस बस। ठीक है, अब ये एड्रेस बस से क्या होगा, एड्रेस बस जो है हमारा मेमोरी के अंदर जाएगा, मेमोरी से हम रीड कमांड देंगे, रीड कमांड से हमारा जो डेटा है वो आ जाएगा। अब डेटा बस जो होती है, एड्रेस देखो मैंने आपको बताया था कि एड्रेस इज ऑफ 16 बिट्स। एड्रेस जो होता है हमारा वो 16 बिट का होता है, लेकिन जो हमारा डेटा होता है, डेटा विल बी ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट का डेटा अगर हमारा होगा तो इसके लिए जो बस चाहिए वो भी डेटा बस भी कितनी होगी, डेटा बस कितने की, 8 बिट्स की डेटा बस होगी, 8 बिट्स की डेटा बस होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे D0 to D7 मैंने लिखा है, ये भी ये है हमारा डेटा बस, यानी कि ये जो हमारा बफर है, ये बफर will be acting both like address bus and also like data bus। ऐसा हमने किस लिए किया, we could have made separate address bus and separate data bus, but होता क्या, we were only increasing the number of lines in that case। अब होता क्या है कि एड्रेस और डेटा दोनों एक टाइम पे कभी नहीं चलती, एड्रेस बस और डेटा बस दोनों कभी भी एक टाइम पे नहीं चलती। ठीक है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हैज टू गिव द एड्रेस, only after that the data will be transferred either from microprocessor to the memory or from memory to the microprocessor। so address bus और data bus दोनों simultaneously कभी भी काम में नहीं आती, इसलिए we have compiled both the buses। हमने क्या किया, combined कर दिया दोनों buses को in a single bus। the same bus can be used as address bus and as a data bus as and when required। so ये मल्टीप्लेक्स्ड बस है, AD0 से AD7 इसीलिए लिखा है मैंने इसको, क्योंकि AD0 से AD7 विल बी एक्टिंग बोथ लाइक एड्रेस बस एंड डेटा बस। सो हुआ क्या, प्रोग्राम काउंटर हैज गिवन द 16 बिट एड्रेस टू द एड्रेस बस। एड्रेस बस के बाद सॉरी, हमने RD कमांड दी, रीड कमांड दी, रीड कमांड माइक्रो प्रोसेसर ने दी। तो मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन थी, जिस एक्स को हम उठाना चाह रहे थे, जो इंस्ट्रक्शन को हम उठाना चाह रहे थे, वो एक्स इंस्ट्रक्शन कहां पर आ गई, डेटा बस पे आ गई। अब डेटा बस पे आने के बाद वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगी, 8 बिट इंटरनल डेटा बस के अंदर। ये इंटरनल डेटा बस है, ये भी 8 बिट्स की होती है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन यहां चली गई हमारे पास, तो यहां से जाते 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 दैट विल गो हियर। ठीक है, कहाँ जाएगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास वो जो डेटा है, लेट अस सपोज हमारा जो एक्स था वो जाकर स्टोर हो गया। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद कहाँ जाएगी, एक्स जाएगी इंस्ट्रक्शन डी कोडर पे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डी कोडर पे जब ये जाएगी, तो इंस्ट्रक्शन डी कोडर पे जाने के बाद जो हमारी इंस्ट्रक्शन है दैट विल बी डिकोडेड। मैंने आपको बताया था कि एवरी इंस्ट्रक्शन हैज अ यूनिक ऑप कोड
ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन का यूनिक ऑपकोड होता है। अब वो ऑपकोड किस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा है वो हम कहां पर जानेंगे, वो हम जानेंगे इंस्ट्रक्शन डीकोडर के अंदर। सो इंस्ट्रक्शन डीकोडर जब इंस्ट्रक्शन को डीकोड कर रहा होगा एट द टाइम फेचिंग हैज बीन ओवर, ये बात हम मानते हैं कि जब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन डीकोड हो रही है उस टाइम पे हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है वो भी फ्री है, हमारी एड्रेस बसेस भी फ्री है, हमारी 8 बिट इंटरनल डेटा बस भी फ्री है, ये वाली बस भी फ्री है। सो व्हाई शुड वी गिव अ डिले, हम वहां पर डिले क्यों दें? हमारे पास यहाँ एक मेमोरी है, ये मेमोरी के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर ए एक्स इंस्ट्रक्शन है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, यहाँ डब्ल्यू है, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस है। We have to fetch the instructions, decode the instructions and execute the instruction. So X इंस्ट्रक्शन को हमने फेच कर लिया, हम इसे डिकोड करके हमने इस सर्किट को पहुंचा दिया। जब तक ये यहां नहीं पहुंचती क्या वी विल सिट आइडल, क्या हम तब तक खाली बैठे रहें और इस इंस्ट्रक्शन को फेच ना करें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को? नो, वी विल डेफिनेटली बी फेचिंग द अदर इंस्ट्रक्शन while the first instruction is being decoded and executed. We are going to fetch the नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब यहां पर पहली इंस्ट्रक्शन डीकोड हो रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर विल गिव द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म। सो प्रोग्राम काउंटर विल गिव द नेक्स्ट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड। यहां पर लेटर सपोज मैंने आपको बताया था 1000H था, उसके बाद 1050H जो एड्रेस होगा, दिस एड्रेस विल ऑल्सो बी गिवन बाय द प्रोग्राम काउंटर, ये एड्रेस भी प्रोग्राम काउंटर से हमें मिलेगा। ठीक है, अब सिंस प्रोग्राम काउंटर हैज टू गिव द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड, इट हैज टू बी इंक्रीमेंटेड automatically, it has to be incremented automatically. So who will be responsible to increment, to give the increment to the program counter? This INR or DCR, increment or decrement. This INR or DCR will be responsible to give the increment to the program counter so that program counter will give the एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म। सो हम प्रोग्राम काउंटर हमारा हो गया, हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, हमारी एड्रेस बस हो गई, ये वाली बस हो गई, ये रजिस्टर हो गया, ये डिकोडर हो गया, ये चीजें अभी तक हमने आर्किटेक्चर के अंदर समझ ली। अब सिंस INR or DCR is used to increment the program counter, and since program counter is of 16 bits, so INR or DCR will also be of 16 bits, ये भी हमारे पास 16 बिट्स का होगा। क्यों? क्योंकि इट इज यूज टू गिव द इंक्रीमेंट टू द प्रोग्राम काउंटर। सिंस इट इज गिविंग इंक्रीमेंट टू द प्रोग्राम काउंटर एंड द प्रोग्राम काउंटर इज ऑफ 16 बिट्स, तो INR और DCR will also be of 16 bits. So again increment decrement से जो है हमारा प्रोग्राम काउंटर will have the address of the next instruction to be performed. लेट अस सपोज यहाँ पर हमारे पास 1000H था, ये हमारा 1050H है। अगेन द सेम प्रोसेस विल गो ऑन, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। सो पहले X एग्जीक्यूट फेच हुई थी, डीकोड हो रही थी और एग्जीक्यूट हो रही थी। At the same time, increment or decrement register has incremented the program counter and given the address 1050 to the address bus। 1050 कैसे जाएगा? 10 will go here, 50 will go here। ठीक है, सो उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर विल गिव द RD बार, रीड इंस्ट्रक्शन टू द मेमोरी। सो Y विल कम ऑन द डेटा बस, यहाँ पर जो है हमारे पास Y आ जाएगा एंड Y विल गो टू द इंटरनल 8 बिट डेटा बस से कहा जाएगा Y यहाँ आ जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। एट द सेम टाइम जब हमारी X इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन डीकोडर में आ जाएगा Y। सो Y किस प्रोसेस को फॉलो करता है या फिर Y से रिलेटेड जो ऑपकोड है दैट विल बी डीकोडेड इन द इंस्ट्रक्शन डीकोडर। इंस्ट्रक्शन डीकोडर के अंदर डीकोड होने के बाद ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट में एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा। ठीक है, और साइमल्टेनियसली प्रोग्राम काउंटर फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय INR और DCR, और ये 1070H जो मेमोरी लोकेशन थी वो एड्रेस किस पे दे देगा? एड्रेस बस पे दे देगा, यहाँ 5 की जगह 7 आ जाएगा। तो इस तरह से
हमारा जो साइकिल है वो चलेगा। सो आर यू पीपल गेटिंग द थिंग्स टिल नाउ? आपको समझ में आया बच्चे कि हाँ? तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट बच्चे क्या कर रहे हैं? टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट इज जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है? every every part of this microprocessor in is made for some specific operation। ठीक है? जैसे program counter has to increment, program counter has to carry the address of the next instruction to be performed। increment or decrement is used to increase the program counter or decrement the program counter, है ना? सो एड्रेस बस पे एड्रेस जाएगा, डेटा बस पे डाटा जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे ये जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे। लेट अस सपोज डिकोडर के बाद यहाँ पर आ जाती है हमारे पास इंस्ट्रक्शन। ठीक है? तो अब टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के पास इंस्ट्रक्शन पड़ी है, उसे पता है कि उसे क्या करना है, बिकॉज इंस्ट्रक्शन हैज ऑलरेडी बीन डिकोडेड बाय द इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ओके? सो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट विल गिव द स्पेसिफिक order to each and every part of the microprocessor। Let us suppose you have to add two numbers, 2 plus 3। ठीक है? So it will give the order to ALU that you have to add two numbers, and from where these numbers we are getting from somewhere। थोड़ी सी देर में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से नंबर्स आते हैं, कैसे होता है एक ऑपरेशन। ठीक है? सो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट बेसिकली is just like the brain of our body। it itself is not doing anything, but it is giving the orders to different parts of the body or different parts of the microprocessor that you have to do this, you have to do this, and you have to do this। Okay? So timing and control circuit is the brain of our, you can say, brain of the microprocessor। So it will be giving orders to the different parts of the microprocessor। उसके बाद हम अगर बात करें तो हम बात करेंगे ALU की। ठीक है? सो ALU की बात कर लेते हैं हम। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो होता है हमारा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, वी हैव टोटल 74 इंस्ट्रक्शंस हमारी जो है माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर। 8085 के अंदर, 8085 में हमारी टोटल 74 इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म्ड इन ALU बिकॉज इट्स नेम इटसेल्फ इज अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट इसका नाम है। तो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो ALU में ही परफॉर्म होती हैं। ठीक है? अब सिंस ALU इज ऑफ 8 बिट्स, ये हमारे पास 8 बिट्स का है, तो जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो परफॉर्म होंगी, जो ऑपरेशंस होंगे, वो भी 8 बिट ऑपरेशंस ही होंगे। इट मींस वी कैन ऐड एट अ टाइम, वी कैन ऐड ओनली टू 8 बिट नंबर्स। 8 बिट नंबर्स को ही हम ऐड कर सकते हैं, जैसे 03H और 02H को हमें अगर ऐड करना है तो 03H, अगर हमें 8 बिट, अब आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये चीजें पता होंगी कि 03H क्या है और 02H क्या है, या फिर अगर मैं बात करूं 0003H क्या है और 0002H क्या है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको इसका मतलब पता है। दिस इज 8 बिट। ठीक है? दिस इज 8 बिट। ठीक है? दिस इज 16 बिट एंड दिस इज ऑल्सो 16 बिट। ये भी आपका 16 बिट नंबर है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी। तो ALU is used to perform 8 bit operations। If I am saying कि it has to add two numbers which are 16 bits के, let us suppose दो नंबर हैं, तो ये क्या करेगा? पहले 03 और 02 दोनों को ऐड करेगा, उसमें से एक सम आएगा, एक कैरी आएगी, तो सम को ये स्टोर करेगा, कैरी को अगले पार्ट को देगा, यानी कि यहाँ पर कैरी भी आएगी, और उसके बाद मतलब एक 16 बिट के नंबर्स हैं, तो इट विल ब्रेक दैट नंबर्स। सो फर्स्ट इट विल ऐड देयर लोअर पार्ट एंड देन इट विल ऐड इट्स हायर पार्ट। तो पहले लोअर पार्ट को ऐड करेगा, फिर हायर पार्ट को ऐड करेगा। सो इट इज परफॉर्मिंग 8 बिट ऑपरेशन एट अ टाइम। सो ये होता है बच्चे, मतलब कि ALU का काम। ठीक है? अब बात करते हैं, जस्ट मिनट। अब हमने क्या किया कि ALU भी कर लिया। अब ALU के पास दो जगह से इनपुट्स आ रही हैं। कहाँ कहाँ से इनपुट आ रही है? एक आपके पास A से आ रही है, एक आपके पास टेम्प से आ रही है। ठीक है? और अब मैं, टाइम आ गया है कि मैं इनके बारे में भी बात करूं, BCDEHL। ठीक है? तो आपको मैंने बताया था बच्चे कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, इसके पास 7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं और कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। जैसे आपके पास मैंने बताया
प्रोग्राम काउंटर जो था वो 16 बिट का एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर था। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर आवर फ्रेंड्स, वी कैन हैंडल देम, वी कैन यूज देम, वी कैन मैनिपुलेट देम। कौन कौन से 7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं? ए बी सी डी ई, सॉरी, ई एच एंड एल। दीज आर अवर 7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स। आप एक बात नोटिस आपने की होगी, देखो बच्चे, कि मैंने बी सी डी ई और एच एल को मैंने एक जगह पर लिखा है और ए को मैंने अलग जगह पर लिखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए को मैंने अलग लिखा है, बी सी डी ई एच एल को मैंने अलग लिखा है। क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है बच्चे। चलो हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारे पास। वी हैव टू ऐड टू नंबर्स, लेट अस सपोज 2 and 3। वी हैव टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है। सो इन द लैंग्वेज ऑफ सी, इन द सी सी प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हैं कि जैसे लेट अस सपोज ऐड बी कोमा सी, लेट अस सपोज बी के अंदर हमने 2 को डाला, सी के अंदर हमने 3 को डाला, एड बी एंड सी, ठीक है। ये हमने इस तरह से हमने कुछ सी प्रोग्रामिंग में किया होगा। लेकिन जब हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे, देन इन दैट केस वी विल सिंपली राइटिंग एड बी ओनली, एड बी ओनली, ठीक है। एड बी करना है। लेट अस सपोज 2 इज स्टोर्ड इन बी और ए के अंदर हमारे पास 3 पड़ा है, ए के अंदर 3 पड़ा है, बी के अंदर 2 पड़ा है। वी हैव टू ऐड ए एंड बी, यानी कि 2 + 3 हमें 5 करना है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर क्या क्या पता है? हमें हमें ये पता है कि दैट वी हैव टू ऐड समथिंग, वी हैव टू ऐड द कंटेंट ऑफ बी, यानी कि 2 हमें ऐड करना है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि हमें किसके साथ ऐड करना है और हमें कहां पर ये स्टोर करना है। बिकॉज आई एम राइटिंग ओनली ऐड बी। ऐड बी ऐड बी माने वी हैव टू ऐड समथिंग, वी आर एडिंग द कंटेंट ऑफ बी, बट टू विच, किसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। एक जनरल इंस्ट्रक्शन अगर मैं लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। वी आर एडिंग द कंटेंट ऑफ बी, बट टू वेयर वी आर एडिंग द कंटेंट ऑफ बी, हम कहां पर ऐड कर रहे हैं, एंड वेयर द रिजल्ट गेट्स स्टोर्ड। तो इन द लैंग्वेज ऑफ, इन द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, it is obvious, mark my words, it is obvious. Let us suppose ALU has to, this is my ALU, this is my ALU, it has to do the operation of adding, so it needs 2 operands, है ना, operand first and operand second, and it will give me some result, ये मुझे कुछ रिजल्ट भी देगा, ठीक है। सो सेकेंड ऑपरेंड will come from some register which will be given by B C D E और H L, ठीक है। किसी में से भी आ सकता है, B से, C से, D से, E से, H से, L से, किसी भी रजिस्टर से आ सकता है, ठीक है। बट द फर्स्ट ऑपरेंड will always come from the register A, it will always come from the register A। सेकेंड ऑपरेंड कहीं से भी आ सकता है, किसी भी रजिस्टर से आ सकता है, बट द फर्स्ट ऑपरेंड विल ऑलवेज कम फ्रॉम द रजिस्टर ए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, सेकेंड ऑपरेंड इज फ्रॉम बी। लेट अस सपोज वी हैव टेकन द रजिस्टर बी, हमने किसी रजिस्टर बी में नंबर 2 को स्टोर किया। The first operand will come from the register A, and where and ALU is saying that these 2 numbers are adding, and where the result will be stored. Where the result will be stored, it will always stored in the register A. So that's why I am writing add B, because it is obvious that B will be added to A and the result will be stored in A. Let us suppose B was having 2 and A was having 3. So now after addition the result is 5. So now the A will be having 5. So अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, add B, add एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं बच्चे हम, add C, add D, ठीक है। ये छोटा सा हमने प्रोग्राम लिखा।
जिसके अंदर ऐड इंस्ट्रक्शन का हमने यूज किया है। लेट अस सपोज ए वाज प्रीवियसली हैविंग द नंबर 3 और बी के पास 2 है, सी के पास 4 है, लेट अस सपोज डी के पास 6 है। ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू राइट दिस इंस्ट्रक्शन ऐड बी, इट मींस the operation performed will be a plus b and the result will be stored in a. So a के अंदर क्या है, हमारे पास 3 है, b के अंदर हमारे पास 2 क्या है, so now the a will become 5 to the result, यानी कि to this result 5 we are adding c, यानी कि यहाँ पर अब जो है a की वैल्यू हो गई है यहाँ पर 5, c की वैल्यू क्या है 4, so the result now will become 5 plus 4 will be equals to 9. Now again to the result we are adding D. What is stored in the register D? A was having 9, D was having already 6. So now the A will become 15. So after all these instructions are performed, so the final result has been stored in the register A, and the A is having 15. Previously it was having 3. Now the A is having the result 15. In this way the things are going to happen. ठीक है, I have already told you that all these general purpose registers A, B, C, D, E, H and L, ये क्या है, ये है हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स। वी कैन स्टोर एनीथिंग, वी कैन स्टोर, दीज आर यूजर फ्रेंडली रजिस्टर्स। ये जो रजिस्टर्स हैं, दीज आर यूजर फ्रेंडली रजिस्टर्स। वी कैन यूज देम, वी कैन मैनिपुलेट देम, वी कैन पुट द वैल्यूज इनटू देम और स्नैच द वैल्यूज आउट ऑफ देम। ठीक है, हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। A, since A is being accumulated at each and every step, हर स्टेप पे A की वैल्यू बदल रही है, as the result has been stored in A, the value of A is continuously being changed. So जैसे जैसे A की वैल्यू चेंज हो रही है, A is getting accumulated. So इसलिए इस A को जो हमने यहाँ रजिस्टर यूज किया है, this A is nothing but the accumulator. This A is my accumulator, and this B, C, D, E, H and L, these are my general purpose registers. Now I think you are able to understand why that I put these six general purpose registers at some different place and this accumulator at some different place. So please tell me in the comment section whether the things are clear to you. इस रजिस्टर वाले पार्ट में थोड़ा सा काम हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। As I have told you that these general purpose registers are used to store some data. भाई हमें 2 को और 3 को ऐड करना है, so 2 and 3 is nothing but my data. ठीक है, since general purpose registers are used to store the data, ठीक है, including accumulator, general purpose registers are used to store the data. If they are used to store the data is of what, 8 bits, so all these registers are of 8 bits, all these registers are of 8 bits. A is also of 8 bits. ठीक है, so B, C, D, E, H, L and A accumulator, all these registers are of 8 bits. ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं ये, these are of 8 bits. प्रोग्राम काउंटर इज ऑफ 16 bits, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर इज ऑफ 16 bits. ठीक है, एड्रेस बस इज ऑफ 16 bits, डेटा बस इज ऑफ 8 bits. सारा खेल बच्चे डेटा और एड्रेस का है। एड्रेस जहां पर आ जाएगा दैट विल बी 16 bits, डेटा जहां पर आ जाएगा दैट विल बी 8 bits. अब होता क्या है, दिस टेम्प and this W and Z, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। I have told you that there are total 7 general purpose registers. 7 general purpose registers, they are user friendly. ठीक है, they are user friendly. अब 7 general purpose registers हैं। आपने फर्स्ट ऑपरेंड लेट अस सपोज 2 किसको दे दिया, आपने A को दे दिया। सेकंड ऑपरेंड 3 जो आपने दे दिया B को दे दिया। ठीक है, अब लेट अस सपोज 3 आपने B को दिया, बट ALU हैज टू रिसीव 2 ऑपरेंड्स फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेंड विल ऑलवेज बी फ्रॉम A and the second operand will be from temp. What is this temp? This is the temporary register. Temporary
register. It will store जैसे लेट अस सपोज सेकंड ऑपरेंड हमें बी से उठाना है, सो इट विल गेट द वैल्यू। देखो यहां पर मैंने एक इस तरह से एक वो बनाया है, मैं आपको बता देता हूं, दिस इज MUX लिखा है मैंने यहाँ पे, और ड्यूअल साइन बनाया है यहाँ पे मैंने, ठीक है। सो WZ BCDEHL, so the value of B, that is the value of B is 3, will temporarily go to this register temp. It will store the values of general purpose registers temporarily. It will store the values of general purpose registers temporarily. Since my general purpose registers are user friendly, this temp or temporary register is not used by the user, is not used by the user. It will be used by the microprocessor for its convenience. भाई हमने तो डाटा को क्या किया, बी में डाल दिया। बी में डालने के बाद टेम्परेरीली वो डाटा किस में जाएगा, टेम्परेरी रजिस्टर में जाएगा। एंड टेम्परेरी रजिस्टर, और हमारा पहला जो डाटा था, फर्स्ट ऑपरेंड था, वो हमारा ए में था, तो क्या होगा, ए और टेम्परेरी रजिस्टर से जो डाटा जाएगा वो ALU में जाएगा। ALU में जाने के बाद जो हमारा ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा टेम्प और टेम्परेरी रजिस्टर भी हमें समझ में आता है कि टेम्प क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये मक्स क्या है, ठीक है। MUX क्या लिखा है मैंने, ये हमने रजिस्टर सिलेक्ट क्या लिखा है, ये रजिस्टर सिलेक्ट क्या है, ठीक है। एज द नेम सेज, रजिस्टर सिलेक्ट इज यूज टू सिलेक्ट द रजिस्टर। जैसे हमारे पास BCDEH और L, ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। सो BCDE और HL में से कौन सा रजिस्टर यूज होगा, कौन सा रजिस्टर वी आर गोइंग टू यूज, that will be decided by the register select, that will be decided by register select, just a minute। So which register is being used, that will be decided by the register select। अब इस रजिस्टर सिलेक्ट को ऑर्डर कहां से मिलेगा, इस रजिस्टर सिलेक्ट को ऑर्डर मिलेगा कहां से, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट से। सो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, अब इस टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को पता है कि हमने जो वैल्यू थी B इज इक्वल्स टू 3, वो हमने किसको दी थी, B को दी थी, ठीक है। सो timing and control circuit will give the order to register select that this B register has to be selected, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल 8 बिट इंटरनल डेटा बस को एवरी रजिस्टर इज विलिंग टू गिव द डेटा, बी भी चाहता है, सी भी चाहता है, डी भी चाहता है, ई भी चाहता है, एच और एल, सबके पास कुछ ना कुछ डेटा पड़ा होगा। एवरी रजिस्टर वांट्स टू गिव द डेटा टू 8 बिट इंटरनल डेटा बस, ठीक है। बट हु विल प्रोवाइड द डेटा, this will be decided by the register select, as it is receiving the commands from the timing and control circuit। I have already told you that everyone has a specific operation, but what operation is to be performed, who is performing the operation at which sequence, what sequence, that will be decided by the timing and control circuit, because it is the brain of your microprocessor, it is the brain of my microprocessor। It is giving command to register select, it is giving command to register select that B register has to be selected। So B का जो डेटा है वो यहां से उठ के इंटरनल डेटा बस की तरफ जाएगा। अब यहां पर मैंने MUX मक्स लिखा था, मक्स मतलब मल्टीप्लेक्स्ड। मल्टीप्लेक्स, आपने मल्टीप्लेक्सर्स देखे होंगे, मल्टीप्लेक्सर्स में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं। मल्टीप्लेक्सर्स में क्या होता है, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, शॉपिंग की, खाने की, हर तरह की शॉपिंग, कपड़ों की, शूज की, सभी एक जगह पर होती है, ठीक है, और वो एक जगह पे एक्यूमुलेटेड होती है। इसी तरह से ऑल दीज आर द शॉप्स, ये आपकी शॉप्स हैं, ये दे आर मल्टीप्लेक्स। अब मल्टीप्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। मल्टीपल registers can give the data, but which register will give the data, that will be decided by the register select, and the register select is receiving the commands from timing and control circuit, ठीक है। So in this way the register select will select the register and give the data to the 8 bit internal data bus। So हमारा रजिस्टर सिलेक्ट भी कवर होता है यहाँ से, ठीक है। और तो
रजिस्टर सिलेक्ट के बाद हम अब बात करते हैं ये डब्ल्यू और जेड की। देखो बच्चे, 7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, ए बी सी डी ई एच एंड एल, ई एच एंड एल। 7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे आपके पास, ठीक है। 7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बाद ये रजिस्टर्स मैंने क्यों छोड़ दिए, ठीक है। जिस तरह से मैंने टेम्परेरी रजिस्टर को छोड़ दिया था उसी तरह से मैंने डब्ल्यू और जेड को भी छोड़ दिया। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट जनरल पर्पस, दे आर नॉट यूजर फ्रेंडली, वी कैन नॉट मैनिपुलेट द वैल्यूज in these registers. They are used basically by the microprocessor as per its convenience, ठीक है। जैसे यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर को जरूरत थी कि सेकंड ऑपरेंड सिर्फ टेम्प से ही आना है, ठीक है, टेम्परेरी रजिस्टर से ही आना है, तो जो भी हमारे जीपीआर की जनरल पर्पस रजिस्टर की जो वैल्यू थी वो पहले टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर होगी, फिर फर्स्ट ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड यहाँ से बन के एएलयू में जाएंगे। अब लेट अस सपोज वी हैव टू, अच्छा पहले छोड़ो यार यहाँ तक आपको, एक मिनट, तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा था कि डब्ल्यू और जेड का अलग से क्या फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू और जेड, देखो, बी सी डी ई एच एंड एल, although these are 8-bit registers, bb cb dv ev and hv and l, all these are 8-bit registers, but they can be used as a 16-bit register pair. Let us suppose, as I have already told you that you have to add two numbers, 0002h, 0002h and 0003h. You have to add these two numbers. ऐसा तो है नहीं कि ये ऐड हो नहीं सकते, हाँ ऐड हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले 02 और 03 ऐड होंगे, उसके बाद हमारा 00 और 00 नेक्स्ट पार्ट, यानी कि आई विल ब्रेक देम इन पार्ट्स एंड आई विल आफ्टर दैट ऐड देम। ALU, since ALU is of 8 bits, it will perform 8-bit operation at a time. It will add two 8-bit numbers at a time. After that it will add the other 8-bit, the other remaining part of that number, ठीक है ना, 16 बिट का। बट आपको अगर 16 बिट का डेटा स्टोर करना है, सो यू रिक्वायर 16 बिट रजिस्टर्स। 16 बिट के रजिस्टर्स आपको चाहिए होंगे, लेकिन you are having only 8-bit registers B, C, D, E, H and L. You can use only B, C, D, E and H, L. आप सिर्फ इन्हीं को यूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर यूजर फ्रेंडली, दीज आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स। आप सिर्फ बी सी डी ई एच और एल इन्हीं को ही यूज कर सकते हैं, एंड यू हैव टू स्टोर 16 बिट वैल्यूज इन देम, but B, C, D, E and H, L are 8-bit registers. So how you are going to store 16-bit values? You are going to store these 16-bit values. Yes, it is possible by using these general purpose registers in pair. इन पेयर, देखो बच्चे होता क्या है, यू हैव टू यूज दिस जनरल पर्पस रजिस्टर्स इन पेयर। कैसे करोगे आप इनको पेयर में यूज? यू कैन नॉट मेक पेयर बाय योर चॉइस, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ये पेयर नहीं बना सकते, ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में दीज पेयर्स आर ऑलरेडी मेड। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, तो वही होता है ये, यहाँ पर जोड़ी जो है इनकी बन के आई है। बी की जोड़ी है जो सी के साथ ही बनेगी, डी की जोड़ी जो है ई के साथ ही बनेगी, और एच की जोड़ी जो है वो एल के साथ ही बनेगी, ठीक है। ऑल्दो दीज आर 8-bit registers, but if you want to store some 16-bit value, they can be used as a register pair. If they can be used as register pair, so these pairs are already defined. बी का पेयर सी के साथ, डी का पेयर ई के साथ, एच का पेयर एल के साथ ही बनेगा, और कोई तरीका नहीं है रजिस्टर पेयर बनाने का। So this was the one thing which I wanted to tell you. After that, what is this W and Z? जैसे मैंने आपको बताया कि temporary register and WZ, these two registers are not user friendly. We cannot manipulate the values of these registers. These registers are microprocessor friendly.
microprocessor MUP will use these registers as per its convenience. Let us suppose there is a value 1, 2, 3, 4 in BC register pair, 1, 2, 3, 4 H in BC register pair, and DE register pair के अंदर हमारे पास 5, 6, 7, 8 H. This is the value stored in DE register pair. ठीक है ना? We want to interchange the values. We want to interchange the values. है ना? We want to interchange the values. हम चाहते हैं कि BC में जो है 5, 6, 7, 8 आ जाए और DE में जो है 1, 2, 3, 4 आ जाए. How will it be going to happen in microprocessor? भाई ऐसा नहीं होता कि इसके पास भी दो हाथ हैं, इसके पास भी दो हाथ हैं, एक हाथ से ले ले और एक हाथ से दे दे. माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ऐसा नहीं होगा. So I have written the program to interchange two 16-bit numbers which are stored in the register BC and DE register pair. So if I am trying to interchange these 16-bit numbers, I need another 16-bit register pair. If I say it more precisely, I do not need the 16-bit register pair. Microprocessor needs that 16-bit register pair, and that is that WZ. होगा क्या? BC की वैल्यू पहले किस में जाएगी? WZ में. BC खाली हो गया. ठीक है. BC के खाली होती जो DE की वैल्यू है वो किस में जाएगी? BC में जाएगी. अब DE खाली हो गया तो जो WZ की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? DE में आ जाएगी. सो इस तरह से नंबर्स जो है इंटरचेंज होंगे. सो WZ is a register pair used by microprocessor. 16-bit register pair है used by microprocessor as per its convenience. As per its convenience, it will use the 16-bit register pair WZ. So in this way, हाँ एक बात बच्चे कंफ्यूज नहीं होना. WZ and temp both are temporary registers, but there is a difference. बच्चे there is a difference. This is a 8-bit register. This is a 16-bit register. It will hold the values of general purpose registers temporarily and used as a second operand for ALU. Used as a second operand for ALU. But this is a 16-bit register. This was a 8-bit register. This is a 16-bit register used by microprocessor for temporary purposes. ठीक है. So this is the basic difference between temporary register and WZ register pair. So please write in the comment section बच्चे आप लोगों को ये चीज समझ में आई या नहीं आई. Quickly write in the comment section बच्चे, have you got the things or not? I'm waiting for your response बच्चे. अरुण, मोनिका, विभूति, राहुल, मोनिका 21, विनायकी, सुशांत. सियास कहाँ है भाई? सियास नहीं दिखे मुझे इसमें कहीं पे. थोड़ा सा काम रह जाता है बच्चे. हमने अब तक क्या क्या कर लिया देखते हैं जरा. हमने W कर लिया, सॉरी WZBCDEHL हमने प्रोग्राम काउंटर कर लिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लिया, एड्रेस बस, डेटा बस, 8-बिट इंटरनल बस. ए के बारे में पता है, टेम्प के बारे में पता है, ALU के बारे में पता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट के बारे में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, रजिस्टर सिलेक्ट दिस मक्स. ऑलमोस्ट हमें सारी चीजें पता लग गई. अभी हमें फ्लैग के बारे में नहीं पता, अभी हमें इसके बारे में नहीं पता ये क्या है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लैग की. ठीक है. फ्लैग क्या होता है बच्चे? फ्लैग रजिस्टर हैव वेरियस बिट्स. Those bits are called flags. It is used to indicate some state बच्चे. State. Let us suppose you have performed an operation in ALU. Let us suppose you have added 6 and 9, 06H and 09H. Let us suppose you have added these two numbers. ठीक है. आपको ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपके रिजल्ट में कैरी है या नहीं है. ठीक है. आपका रिजल्ट जीरो है या नॉन जीरो है. ठीक है. दीज आर द स्टेट्स ऑफ योर रिजल्ट. दीज आर द स्टेट्स ऑफ योर रिजल्ट. सो ये स्टेट्स आपको कैसे पता लगेंगी? ये स्टेट्स आपको पता लगेंगी फ्लैग रजिस्टर के थ्रू. ठीक है.
सो फ्लैग रजिस्टर आपको मैं पूरा अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि फ्लैग रजिस्टर का काम क्या होता है। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर टेल्स अस, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बच्चे, फ्लैग रजिस्टर tells us the state of current result. फ्लैग रजिस्टर टेल्स अस द स्टेट ऑफ करंट रिजल्ट। अब इसको मैंने करंट रिजल्ट क्यों बोला बच्चे, प्रेजेंट जो हमारा एट प्रेजेंट हम जो, लेट अस सपोज आई एम सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 6 एज माय रिजल्ट इज 2। ठीक है, नाउ आई एम अगेन एडिंग, अगेन आई एम सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम माय रिजल्ट। अब लेट अस सपोज एस यू बी लिखता हूं मैं, एस यू बी बी, लेट अस सपोज बी इज 4, बी के अंदर जो है हमारे पास 4 पड़ा है, ए के अंदर हमारे पास 6 पड़ा है। जब मैं सब्सट्रैक्ट बी लिखूंगा, इट इज ऑब्वियस दैट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए, यानी कि 6 में से 4 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा, और ये 2 भी किस में आएगा, ए में आएगा। ये 2 भी किस में आएगा, ए में आएगा। सो नाउ इफ आई अगेन राइट एस यू बी बी, तो बी में से क्या होगा, अब ए के पास अब क्या वैल्यू आ गई, अब 2 आ गई है, तो 2 में से अगेन जब 4 माइनस होगा तो यहां पर -2 आएगा। जब मैं इस पोजीशन पे रिजल्ट देखता, इस पोजीशन पे जब मैं रिजल्ट देखता तो मेरा रिजल्ट था +2। सो माय यू कैन से साइन फ्लैग, जैसे बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, एट दैट टाइम माय साइन वाज पॉजिटिव, so current result was positive, but at this stage my result is negative. So that's why I am saying that whatever operation arithmetical and logical unit is performing, जो भी ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा है, उस ऑपरेशन का करंट रिजल्ट क्या है, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फ्लैग रजिस्टर। बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं बच्चे, कौन कौन से, देखो मैं बता देता हूँ आपको। कैरी फ्लैग होता है जो हमें बताता है कि कैरी है या नहीं है। साइन फ्लैग होता है जो हमें बताता है कि साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जीरो फ्लैग होता है जो हमें बताता है कि रिजल्ट जो है हमारा जीरो है या कुछ नॉन जीरो रिजल्ट है। ठीक है, इस तरह से बहुत से फ्लैग्स होते हैं। तो जैसे फ्लैग्स का टॉपिक आएगा तो मैं आपको उस टाइम बताऊंगा, बट अभी तक के लिए आपको ये जानना जरूरी है, फ्लैग रजिस्टर टेल्स अस द स्टेट ऑफ आवर करंट स्टेट ऑफ आवर रिजल्ट। करंट स्टेट जो होती है वो हमें बताते हैं। इफ लेट अस सपोज आई हैव एडेड टू नंबर्स 6 + 4, if I want to know the result, if I want to know the result I have to check a, if I want to know whether my result is zero or non-zero I have to check the flag register, or you can say zero flag. If I want to know what is the sign of my result, let us suppose it is +10, so what is the sign of my result, I will go for, you can say, sign flag. ठीक है, is there any carry in my result, so I will check the carry flag. ठीक है, so flag register tells us about the state of the result, but if I want to know the exact result it will be got by the accumulator registers. accumulator A के अंदर ही रिजल्ट स्टोर होगा, accumulator से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये है फ्लैग रजिस्टर भी खत्म होता है। अब लास्ट जो है हमारा वो है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्टैक पॉइंटर क्या है बच्चे, स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो अ मेमोरी। क्या होती है ये, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी बच्चे आप 3 जगह पे अपना कोई भी डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं। आप जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, आप स्टैक पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, आप ऑर्डिनरी मेमोरी, ऑर्डिनरी मेमोरी। ठीक है, ये जो मैं बनाता हूँ ना इस तरह से, ये लेट अस सपोज यहाँ पे आपके पास स्टैक है और ये आपके पास एक एड्रेस है, यहाँ पर आपके पास डेटा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो हम बात कर लेते हैं स्टैक पॉइंटर की। तो हम कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं ऑर्डिनरी मेमोरी, जो मैंने बताया था आपको बच्चे, जो मैंने इस तरह से बनाया था। लेट अस सपोज यहाँ पर ये मेरा एड्रेस था, यहाँ पर मेरा डेटा पड़ा था। तो ये वही चीज है, यहाँ एड्रेस है, यहाँ डेटा है, यहाँ एड्रेस है, यहाँ डेटा है, बीच में कहीं स्टैक पॉइंटर है। ठीक है,
तो हम तीन जगह पर स्टोर कर सकते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर में, स्टैक पॉइंटर में और ऑर्डिनरी मेमोरी में। बट वेयर वी शुड प्रेफर आई थिंक, सबसे पहले हमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स को ही प्रेफर करना चाहिए। क्यों? बिकॉज यू कैन सी हियर, दिस इज द लेआउट ऑफ माई माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज नॉट द लेआउट ऑफ माई कंप्यूटर, दिस इज द लेआउट ऑफ माई माइक्रो प्रोसेसर। और कंप्यूटर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मिलके बनता है ना। तो इट मींस माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी जो है वो कहीं अलग पड़ी है हमारे पास, ठीक है। इफ आई स्टोर माई डेटा इन जनरल पर्पज रजिस्टर्स, देन दैट डेटा इज इमीडिएटली अवेलेबल टू मी, है ना। BCDEHL में अगर मैं अपना डेटा स्टोर करूंगा, देन दैट डेटा इज इमीडिएटली अवेलेबल टू मी, है ना। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू स्टोर द डेटा in general purpose registers, because general purpose registers are immediately available to the microprocessor. So my first priority is to store the data in general purpose registers. After that, where I should store my data, in the stack pointer or in the ordinary memory? I will prefer to store the data after that in my stack pointer. Ordinary memory तो हमारे पास है ही है, यहाँ तो हम स्टोर कर ही लेंगे। बट व्हाट इज दिस स्टैक पॉइंटर? ये स्टैक पॉइंटर क्या होता है बच्चे? आपने देखा होगा स्टैक से आपको ऑब्वियस होगा, लेट अस सपोज दिस इज अ स्टैक, दिस इज अ स्टैक ऑफ, मतलब कि सम डेटा, ठीक है। यू आर पुटिंग द डेटा, लेट अस सपोज 8 तरह का आपके पास है, 5-6 तरह का डेटा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये डाटा को उठाओगे और यहाँ डाल दोगे, उसके बाद ये डाटा यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये डाटा यहाँ आ जाएगा, फिर ये डाटा यहाँ आ जाएगा, फिर ये डाटा यहाँ आ जाएगा। द डेटा विच हैज गोन लास्ट, ये जो था आपके पास लास्ट में डेटा आया था, दैट विल बी अपियरेबल एट द फर्स्ट प्लेस, है ना। तो स्टैक पॉइंटर में क्या होता है, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, LIFO, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। एक तो ये इस पैटर्न को फॉलो करता है। दूसरी बात, since it is a stack, since it is a stack, if you know the address of first memory location, if you know, let us suppose this is my 1000H, if you know the address of first memory location, you automatically know the address of each and every location, because this is a stack, this will only be going to be incremented. So next location का address होगा 1001H, then 1002H, after that 1003H. So you need not to know the address of each and every instruction in the stack pointer. If you know the address of the very first instruction, you automatically know the address of all the instructions. This is the another benefit of storing the data in the stack pointer, ठीक है। दिस इज द अनदर बेनिफिट ऑफ स्टोरिंग द डेटा इन स्टैक पॉइंटर, ठीक है। सो बट इफ यू आर स्टोरिंग सम डेटा इन योर ऑर्डिनरी मेमोरी, यू हैव टू नो द एड्रेस ऑफ ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, है ना। हर इंस्ट्रक्शन का आपको एड्रेस पता होना चाहिए, ओनली आफ्टर दैट यू विल बी गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन। सो इन अ स्टैक पॉइंटर यू आर गोइंग टू know the address only the first of only first instruction. After that, you are automatically knowing the addresses of all the instructions, because it is in the stack. The addresses are only going to be incremented. So these are some of the benefits of stack pointer. And since stack pointer is also, we can say, storing some data, stack pointer is used to store some data, it is also of 8 bits. स्टैक पॉइंटर भी क्या होगा आपका, 8 बिट का होगा। सो ये आपका स्टैक पॉइंटर होगा बेसिकली। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी मैंने यहाँ पे। स्टैक पॉइंटर जो है बच्चे वो कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर ही होगा। ये स्टैक पॉइंटर विल पॉइंट, इट विल पॉइंट द एड्रेस sorry, stack pointer will point the address of first stack, it will point the address of first stack, है ना।
So the address of the topmost element, address of this topmost element is stored in the stack pointer. यहाँ पर एड्रेस स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर एड्रेस जो है वो stored hoga, so stack pointer is storing some address, so stack pointer is also of 16 bits, stack pointer भी जो होगा वो 16 bits का होगा। So in this way you have covered the complete architecture of microprocessor. Just tell me that whether you are comfortable with this lecture or not. If there is any doubt,